हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं आप सब। बच्चावाड़ी वंस अगेन वेलकम बैक आपके अपने प्यार यानी जबरदस्त यानी अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। और आप हैं अमेजिंग वाले प्यारे वाले प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू लिटिल चैंप्स के ऊपर। और मैं हूं आपका अपना फ्रेंड, आपका मेंटर, आपका गाइड, वही इंसान जो आपको बार बार आके इतने सारे सवाल पूछता है। तो देखो इस बार दोबारा आ चुका हूं मैं, इतना जल्दी जल्दी आ चुका हूं भाई आपके पास। ठीक है, अपन क्या करने वाले हैं आज करने वाले हैं कुछ और मस्ती धमाल। मैंने आपको बताया है कि क्राइटेरिया क्या रहेगा। अच्छा, एक चीज और है, बच्चों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा कि सर जो आप अपनी गंदी हैंडराइटिंग में अच्छी चीजें लिखाते हो उसको नोट्स को हम डाउनलोड कहां से करें। समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं प्रबंध, है कि नहीं। आपके पास टेंशन है, कोई टेंशन नहीं यार, अपन करते हैं प्रबंध आपके लिए। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर जो आप नोट्स लिखवा रहे हो, जो भी चीजें आप बता रहे हो, सर जो भी पॉइंटर्स आप दे रहे हो उसको डाउनलोड कहां से किया जाए। अरे तो बाबू मोशाय, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए क्या करना है, नीचे देखोगे जो वीडियो है ना, वीडियो उसके नीचे टाइटल होता है, टाइटल के नीचे जाओगे तो लिखा होता है डिस्क्रिप्शन, उसमें रहता है शो मोर। शो मोर करिए, दिखेगा आपको, तो शो मोर पे क्लिक करिए। अब जैसे ही आप शो मोर पे क्लिक करेंगे आपको नीचे लिखेगा लिंक, किस चीज का, नोट्स डाउनलोड करने का। ठीक है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करिए और भैया एकदम फ्री फंड में नोट्स डाउनलोड करिए। बड़ा ही आसान है कि नहीं। और एक और बात बताऊं बच्चे, उस सीक्रेट लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो ना, आपको एक तो बात नोट्स तो मिल ही जाएंगे और भी बहुत सारी स्पेशल चीजें जो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अपने क्लास के जितने भी लेक्चर नोट्स हैं, सिंपल सी बात है, आपको कुछ पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है भाई, सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करके आपको नोट्स आराम से डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहले भी हमारे जुनून के साथ का मतलब पढ़ा था, उन बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों को नोट्स मिल गए थे। ठीक है, तो सर के जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो सारी की सारी आप आराम से जाइए, उस शो मोर पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में शो मोर पे क्लिक करिए, जहां पे नोट्स का लिंक दिया उसको क्लिक करिए और नोट्स डाउनलोड कर लो यार, कोई टेंशन नहीं है भाई। सिंपल है कि नहीं भाई, मामला एकदम सिंपल है, एकदम चिल है कि नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेंशन वेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए, तो आज बच्चा बाड़ी, आज बात करेंगे हम लोग किससे, हम लोग बात करेंगे आज हिस्ट्री के पन्नों पे। हिस्ट्री के पन्नों से पलटते हुआ एक चैप्टर आता हुआ आपके पास 18th सेंचुरी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी भैया 18वीं शताब्दी में क्या क्या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुए। चलिए एक बार एक आपको ना ओवरव्यू दे दिया जाए 18वीं शताब्दी का, यानी 18th सेंचुरी का। तो सारे एवेंजर्स बाबू जल्दी से आ जाओ, असेंबल कर जाओ कमेंट सेक्शन में। सवाल की गोलियां मैं आप पे दाग दूंगा ताकि आप मुझे जबरदस्त वाले आंसर दे दो। मुझे आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, समझ जाना। ठीक है, और कम भी पूछ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बात ऐसी है, ठीक है, कि 17वीं 18वीं शताब्दी का अगर आप देखोगे तो यहां पे दो पावर्स हैं जो आपस में घूम रही हैं। ठीक है, पहला है आपका मुगल पावर, पहले आपकी मुगल पावर। अगर आप मुगलों को देखें, यानी मुगल्स को अगर आप देखें बच्चों, तो मुगल की स्थापना होती है भारत में जब हमारे बाबर भैया लोधी साहब को हरा देते हैं बैटल ऑफ पानीपत में 1526 एडी में। ठीक है, तो वहां पे लोधी तो हार जाता है, लेकिन बाबर साहब जो है वो क्या करते हैं भाई, मुगल एम्पायर भारत में स्टैब्लिश कर देते हैं। अब बाबर का जो बेटा है हुमायूं आता है, हुमायूं कुछ टाइम तक रहता है, लेकिन हुमायूं को शेर शाह सूरी आते हैं, वो हरा देते हैं। तो कुछ समय के लिए 10-15 सालों के लिए सूर डायनेस्टी भारत में रूल करती है, मुगल्स यहां से निकल चुके होते हैं। लेकिन क्योंकि भैया जो हमारे शेर शाह सूरी हैं, जो मेजर लीडर थे, वो मर जाते हैं, उसके बाद उनके बेटे आते हैं, वो थोड़े कमजोर होते हैं, थोड़े वीक रूलर होते हैं, तो उनपे हुमायूं जो है दोबारा से उनको हरा के अपना मुगल डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहानी चलती है। फिर हुमायूं के बाद अकबर आते हैं, अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर, ऐसे करते करते औरंगजेब तक कहानी पहुंचती है। औरंगजेब आते हैं आपके बैक समवेयर अराउंड 1707 एडी के आसपास, औरंगजेब की भी डेथ हो जाती है। अच्छा, औरंगजेब मान लीजिए जो आपका मुगल एम्पायर है उसके एमएस धोनी थे। ठीक है, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमएस धोनी इज लाइक औरंगजेब, ऐसा नहीं है भाई। एमएस धोनी इज माय पर्सनल फेवरेट, आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ धोनी, मतलब माय फॉरएवर मेंटोर, फॉरएवर लाइक कहते हैं मोटिवेटर। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारे एमएस धोनी भाई भारतीय क्रिकेट टीम के स्तंभ है, यानी जब तक धोनी खड़े हैं तब तक इस बात का विश्वास है कि यार मैच तो अपन ही जीतेंगे। तो ऐसे ही अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब जब तक मुगल एम्पायर में खड़े हुए थे, जब तक मुगल एम्पायर में एग्जिस्ट करते थे, तब तक इस बात की तो श्योरिटी थी कि मुगल एम्पायर बहुत मजबूत है। लेकिन औरंगजेब के डेथ के बाद से जो मुगलों की हालत हुई है भाई भारत के अंदर, वो बहुत ही पैथेटिक है। मतलब जो लेटर मुगल्स आए उनको जिंदगी जीने में नेटफ्लिक्स और चिल में ज्यादा विश्वास था रादर देने के एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में। ठीक है, इसका फायदा उठा करके बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो अर्ली मुगलों के अंडर आते थे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप देखिए 16th 17th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, या 18वीं शताब्दी की हम बात करें, यानी 1600 1700 को जो टाइम है, उस टाइम पे बहुत सारे यूरोपियन पावर्स भी भारत आने स्टार्ट हो गए थे। पोर्तुगीज हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, और सबसे चालाक हमारे इंग्लिश, ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स।
ठीक है बच्चों, तो अभी आप देखेंगे ये ऐसा टाइम भी है जब हमारे देश में मराठा पावर भी बहुत स्ट्रांग हो रही है, सिक्स भी ओरिजिनेट हो चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स है जो भारत के अंदर अलग अलग बनने स्टार्ट हो गए। राइट बच्चों, तो आप कुल मिला के अगर आप इस पूरे चैप्टर में देखें तो यहां पे हम लोग बात करेंगे आज किस किस बारे में, लेट्स डिस्कस द टॉपिक। तो पहले तो आज हम बात करेंगे हमारे मुगल एम्पायर के बारे में कि मुगल एम्पायर का एक्सटेंड क्या था, फिर हम बात करेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर का एक्सटेंड क्या था, हम बात करेंगे मुगल्स के अंदर दिक्कत क्या थी, नादिर शाह के इन्वेजन ने किस तरीके से इंपैक्ट किया, और साथ ही साथ जो नए स्टेट्स थे उनका इमर्जेंस कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें बच्चों अपन करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। ठीक है बच्चावाड़ी, स्टार्ट किया जाए। शॉर्ट रखूंगा, क्रिस्प रखूंगा भाई, आपको ज्यादा नहीं पकाऊंगा मैं। ठीक है, चुपड़ी रोटी खाऊंगा मैं, ठंडा पानी पीऊंगा मैं, सिंपल सी बात है। आगे बात करें, चले तो लेट्स टॉक अबाउट द मुगल्स गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द, ओहो क्या हो रहा है भैया, व्हाट इज दिस, व्हाई दिस कुलावरी डी, अच्छा पेन चूज ही नहीं किया मैंने, है ना, ऐसे ऐसी बातें होती रहती है। हाँ जी बच्चा लोग, तो देखिए भैया, जो आपकी डैश डैश दिख रही है ना, ये आपकी मुगल एम्पायर की बाउंड्री है, मुगल एम्पायर की बाउंड्री है। तो अब देखिए भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से और अभी कुछ हिस्से जो पाकिस्तान में आते हैं, लाहौर वाला रीजन, फिर आपका पानीपत हो गया, दिल्ली वाला रीजन हो गया, फिर इधर से जितना भी भारत का आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, मुर्शिदाबाद यानी बंगाल वाले रीजन तक, फिर अगर नीचे की अगर हम बात करें हैदराबाद वाले रीजन तक, तो पूरा जो जंक्शन है आपका, जो पूरा बाउंड्रीज के अंदर दिख रहा है इस ब्लैक बाउंड्री के अंदर, ये पूरा आपका क्या था बच्चों, ये आपका क्या था, मुगल एम्पायर। ठीक है, तो कहने का मतलब है काफी दूर तक फैला हुआ साम्राज्य इनका, है ना, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है, बस नहीं है तो क्या है इनका लेटर हाफ में कंट्रोल। ठीक है, तो अभी ये हमारा मुगल एम्पायर था स्टार्टिंग के टाइम पे, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम काफी बड़ा एम्पायर। अब आप देखिए अगर ब्रिटिश एम्पायर की बात में, तो ये जो आपको यहाँ पे येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज कलर की आपको टेरिटरीज दिख रही हैं, ये वो टेरिटरीज हैं जो अभी ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुकी थी। ठीक है, खासकर बंगाल का रीजन अगर आप देखेंगे, उसके बाद आपका नॉर्दर्न सरकार यानी थोड़ा सा ईस्टर्न कोस्ट का रीजन भारत का, हैदराबाद वाला रीजन भारत का, तो ये मेजर एरियाज हैं जो अभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए थे। और उसमें दो चीजें डिसाइसिव थी, पहला तो आपका बैटल ऑफ प्लासी था 1757 का, दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर 1764 यानी 1764 का, जिसने ब्रिटिशर्स को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दे दिया था भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, भारत के आप कह सकते हैं आप, लाइक कुल मिलाकर अगर हम बात करें भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्लस इंडिया के जो स्टेक है या फिर इंडिया का जो पावर है, इंडिया का जो टेरिटरी है उसके अंदर। राइट, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, अब मुगल एम्पायर का क्राइसिस क्या था और लेटर मुगल्स के साथ दिक्कत क्या थी। ये एक अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बच्चे, नंबर वन, जो मुगल एम्पायर था, इट स्टार्टेड फेसिंग वैरायटी ऑफ क्राइसिस, इसको थोड़ा सा CRICIS कह देते हैं, SIS कर देते हैं बच्चों, हमारे टाइपो एरर है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के क्लोजिंग ईयर्स कहने का मतलब है 1690 और उसके आगे की बात। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ रीजंस है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारे औरंगजेब भैया थे, इन्होंने क्या किया, मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया। कैसे? बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन रीजन। अगर भारत के डेक्कन क्षेत्र की बात करें, डेक्कन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है बच्चों आपका, दिस इज कॉल्ड एज योर डेक्कन एरिया। अगर हम बात करें, जो हमारे औरंगजेब अंकल थे, औरंगजेब भैया, इन्होंने क्या किया, बहुत सारा पैसा यहाँ उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? क्योंकि यहाँ लंबी लड़ाइयां लड़ रहे थे, लंबा युद्ध लड़ रहे थे। ही वांटेड टू ब्रिंग दिस रीजन आल्सो इनटू द डोमेन्स ऑफ मुगल एम्पायर। राइट, अभी आप क्या देखते हो बच्चों की, बहुत सिंपल सी बात है, इन्होंने बहुत सारा पैसा उड़ा दिया। अब जो इसके सक्सेसर थे, ठीक है, जो एफिशिएंसी था बच्चे, सिंपल सी बात है, इस एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करने का, इतने बड़े एम्पायर को रूल करने का, वो कम होता चला गया। क्योंकि आप देखेंगे, पहला रीजन, जो लेटर मुगल्स जनरली बने, जैसे बहादुर शाह वन की बात कर लीजिए, जब वो मुगल बने, जब वो राजा बने, तो उनकी जो उम्र थी करीब 60 साल से ऊपर थी। तो जनरली आप देखेंगे जो लेटर मुगल्स बने, जो लेटर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो राजा बने हैं, एक तो खुद पहले से बुढ़े थे। अब आप सोचो यार, मतलब आप एक दादाजी की उम्र के आदमी को कह रहे हो कि राज चला लो, उसके बाद उसके हाथ में तलवार पकड़वा के दे रहे हो कि भैया जाइए और युद्ध में लड़िए जाकर के। अब हमारे दादाजी का उम्र है कि वो घर पे बैठ के रेस्ट करें, ना कि युद्ध में तलवार लेके कूद जाएं। देखिए, उनकी ब्रेवरी, करज अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी मैटर करती है ना। बेचारे, अब सोचिए दादाजी को अगर हम बात करें, उनको दिख ही नहीं रहा दुश्मन आ किस साइड से रहा है, तलवार चलाएंगे कैसे? भाई बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स है जो आपको इंपैक्ट करेंगे 60 साल के ऊपर की एज में। और ऐसे केसेस में उन लोगों को खासकर मौका मिल जाएगा जो कंपैरेटिवली यंग है, क्योंकि अगर आप देखें फिजिकली आपसे ज्यादा एबल है वो, है ना, और कहीं ना कहीं बच्चे ज्यादा तेज भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका डिप्लोमेटिक दिमाग बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी अगर आप कंपटीशन की बात करोगे, तो जो कंपटीशन है एक यंगर पॉपुलेशन से, वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है कि नहीं। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे
जो नोबल्स थे, नोबल्स क्या थे बच्चे? हाई एंड ऑफिशियल। जैसे आज के जमाने में हमारे मंत्री वगैरह होते हैं ना, वैसे उस जमाने में नोबल्स हुआ करते थे। अभी जिन नोबल्स को गवर्नर्स, यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर को सूबेदार कहते हैं, ठीक है। तो जनरली जो ये गवर्नर्स थे, जो नोबल्स थे, ये कौन कौन से ऑफिसेस कंट्रोल करते थे? रेवेन्यू और मिलिट्री, जो कि दोनों ही बहुत ही बड़े ऑफिसेस है। रेवेन्यू मतलब जहां पे सारा पैसा आ रहा है, जहां पे सारा फाइनेंस आ रहा है, जहां पे सारा टैक्सेस आ रहा है, और मिलिट्री जहां पे सारी पावर है आपके पास, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू को हम कहते थे दीवानी, और फौजदारी हम कहते थे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को। तो जो मेजर आपके नोबल्स थे, आप कह सकते हैं जो मेजर मेजर आपके गवर्नर्स थे, इनमें से बहुत सारे लोग आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ बच्चों अगर हम बात करें आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कंट्रोल करते थे। अब ये दो मेजर चीजें जो इनके कंट्रोल में आ गई, ठीक है। अब डेफिनेट सी बात है बच्चे, जो करप्ट ऑफिसर होगा वो क्या करेगा? तख्ता पलट करने की कोशिश करेगा, जो करंट रूलर है उसको हटा करके खुद राजा बनने की कोशिश करेगा। तो कुछ ऐसी ही चीजें आपको देखने को मिलती है इन द लेटर फेज ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर आप देखें बहुत सारे एरियाज में जो पेजेंट्स थे, यानी जो आपके फार्मर थे, जो जमींदार थे, उन्होंने रेबेलियंस किए, उन्होंने रिवोल्ट किए, खासकर भारत के नॉर्थ और वेस्टर्न हिस्से में। अब इससे क्या हुआ कि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें ऑलरेडी इनकी बढ़ोतरी हो गई। यानी पहले तो इनके नोबल्स नहीं मान रहे, इनके खुद के मंत्री नहीं मान रहे, उसके बाद बहुत सारे जमींदार हैं, जो फार्मर है, किसान हैं, वो इनके विरुद्ध जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चों? लड़ाइयां कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों, ये रिवॉल्ट्स क्यों हुई थी? रिवॉल्ट्स इसलिए हुई थी क्योंकि इन लोगों के ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, और इन बढ़े हुए टैक्सेस का विरोध करने के चक्कर में जमींदारों ने, किसानों ने जो थी यहाँ पे मुगल एम्पायर के अगेंस्ट रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह छेड़ दिया। अब अगर आप देखेंगे बच्चे, जो मुगल अथॉरिटी है, बहुत सारे ऐसे रेबिलियस ग्रुप्स हैं जो इन्होंने इसको पहले भी चैलेंज किया है। कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी ग्रुप्स रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पहले भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज किया, यानी रिवोल्ट किया, विद्रोह किया उनके अगेंस्ट। अब अगर आप देखेंगे बच्चों, जो मुगल एम्परर हैं, खासकर औरंगजेब के बाद, ठीक है, उन्होंने क्या किया? बहुत सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस जो कि हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आप ये कह सकते हो कि जो धीरे धीरे करके पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर नोबल्स के हाथ में, मंत्रियों के हाथ में, या फिर सूबेदारों के हाथ में शिफ्ट होती जा रही थी, उसको बच्चे कंट्रोल करना कहीं ना कहीं इनके बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। और आप इसके चलते ये देखोगे कि जो हमारे सो कॉल्ड मुगल एम्परर्स हैं, उनकी वीकनेस का फायदा उठा करके, उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके, ये जितने लोग थे हमारे, खासकर जो हमारे नोबल्स हैं, जो मंत्री हैं, जो गवर्नर्स हैं, ये लोग इसका फायदा उठा रहे थे। और क्योंकि इनके पास दो सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है, रेवेन्यू हो गया जहां पे टैक्सेस आते हैं, दूसरा आपका मिलिट्री हो गया यहां पे, जहां पे आपके पास पावर है ना, फोर्स की पावर है, ये सारे के सारे अगर आपके हाथ में आ जाएंगे तो बच्चे बड़ा आसान हो जाएगा आपको किसी चीज पे अपना अथॉरिटी जमाना। और धीरे धीरे पावर जो है इन लेटर मुगल्स के हाथ से इन लोगों के हाथ में जाती जा रही थी, राइट। चलिए, अब इसी में एक मजेदार बात आती है नादिर शाह। तो नादिर शाह एक खतरनाक खिलाड़ी हैं, ठीक है। नादिर शाह का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि मुगल जमीन पे आइए, हिंदुस्तान आइए, यहाँ पे लूटपाट मचाइए और लूटपाट मचा के निकल जाइए, ठीक है। तो नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था 1739 में, लूटा था। प्लंडर्ड इज द एग्जैक्ट वर्ड, हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड कहेंगे लूटा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आए और अटैक के, लूट के गए थे, ठीक है। सो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बड़े लेवल पे जो है ना यहां से ये लोग वेल्थ लूट के ले गए। अब इसमें दिक्कत ये थी कि पहले तो नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, उसके बाद एक और इन्वेडर आए जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और इन्होंने नॉर्थ इंडिया को करीब 5 बार इन्वेड किया है, 5 बार अटैक किया है, 1748 और 1761 के बीच में। तो दो ऐसे इन्वेजन हुए हैं जिन्होंने बैंड बजा दी बैक टू बैक मुगल एम्पायर की। अगर औरंगजेब होते उस जमाने में तो हो सकता था नादिर शाह के इन्वेजन को रोक सकते थे, या अहमद शाह के अब्दाली के इन्वेजन को रोक सकते थे। अहमद शाह अब्दाली के साथ एक और दिक्कत आई। हुआ क्या बच्चे, मराठा एक भारत में स्ट्रॉन्ग पावर थी, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये जो तीसरा बैटल हुआ है पानीपत का, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, जब मराठा डिफीट हुए थे, ठीक है, तो बच्चे वो कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट किया था भारत के पॉलिटी पे। हालांकि ऐसा नहीं कि मराठास अपने आप से लड़ने गए थे, इट वाज अ ट्रीटी साइन विद द मुगल्स बच्चों, जहां पे मतलब मराठा फोर्सेस को जाना पड़ा था। एंड अगेन कहते हैं ना कि यार इंडिया में अगर साथ मिल गया मराठास को, बच्चे मराठा एक ऐसा पावर था कि अगर भारत के अंदर मराठास को पूरे इंडिया का सपोर्ट मिल गया होता ना फुल फ्लैश, तो लिख के दे सकते हैं बच्चे कि हिस्ट्री आके आप कुछ और ही होती, हिस्ट्री बिल्कुल पलट गई होती। आप ये मान सकते हो कि शिवाजी के अंडर जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन थी उतनी स्ट्रांग थी, एक कह सकते हैं एक स्ट्रांग हिंदू राष्ट्र बनाने का शिवाजी ने सपना देखा था, सपना साकार भी हो रहा था बच्चों। लेकिन बात इस बात पे आके ठहर जाती है कि यहाँ पे क्या है बच्चे, कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
बहुत सिंपल सी बात है कि यार जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं ना एकदम पॉपुलर सपोर्ट मिलना चाहिए मराठा आर्मी को, मराठा फोर्सेस को, वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता। ठीक है, अगर आप इस पूरे समाज में देखेंगे 17-18 सेंचुरी के आसपास, तो आप ये देखोगे जो भारत की हिस्ट्री बड़ी फ्रैगमेंटेड है यार, बड़ी डिवाइडेड है, बड़ी बटी हुई है। ठीक है, तो अगर ये यूनाइटेड सपोर्ट अगर मिल रहा होता मराठा एम्पायर को, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हिस्ट्री जो है ना बिल्कुल पलटी हुई होती, ना ब्रिटिशर्स टिक पाते, ना आगे आने वाले इन्वेडर्स टिक पाते, और कहानी बहुत डिफरेंट होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो बच्चे दो बैक टू बैक इन्वेशन आपको देखने को मिलते हैं, नादिर शाह का इन्वेशन है और दूसरा आपका अहमद शाह अब्दाली का इन्वेशन है, जिसने मुगल एम्पायर की जो रीढ़ की हड्डी थी, जो कमर थी, बिल्कुल तोड़ के रख दी थी। एंड एज वी सी द फर्दर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। नाउ अब मुगल एम्पायर की अगर हम बात करेंगे, फर्दर इट वाज वीकेंड बाय कंपटीशन अमंग द ग्रुप ऑफ नोबल्स। अब नोबल्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो नोबल्स जो है ना दो, यानी नोबल्स आपके जो फेमस मिनिस्टर्स हैं, ये दो मेजर भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से हैं बच्चे? पहले तो आपके ईरानीज हैं। ठीक है, फर्स्ट वी हैव द ईरानी नोबल्स एंड दूसरे आपके तुरानी नोबल्स हैं। तो ईरानी और तुरानीज में आपस में ही लड़ाई चल रही है। अब एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनती है एक स्ट्रॉन्ग मंत्रिमंडल से, आपका मंत्रिमंडल ही आपस में लड़ रहा है, नोबल्स आपस में लड़ रहे हैं, जो आपके ऑफिशियल्स हैं वो आपस में ग्रुपिज्म करके बैठे हैं, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन तो बच्चे और वीक हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द ईरानीज एंड तुरानीज। तुरानीज जो थे बच्चे टर्किश डिसेंट के थे, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये दो मेजर ग्रुप्स बने थे एंड दो मेजर ग्रुप्स के चलते जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फर्दर वीक हो रहा था। फिर हमारे बहुत सारे ऐसे लेटर मुगल्स हैं जिनको इन नोबल्स ने मिलकर मरवा दिया। क्यों? क्योंकि इनके नीड्स पूरे नहीं हो पा रहे थे, इनकी जो जरूरतें थी, ख्वाहिशें थी, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी। तो जो भी लेटर मुगल एम्परर इनके अगेंस्ट उठा, वो या तो मरवा दिया गया या तो उसकी हालत ऐसी कर दी गई कि वो आगे रूल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल फारूक सियार जो थे 1713 से 19 तक जिन्होंने रूल किया है, और आरंगीर सेकंड जो थे बच्चे, इनको असासिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था। दो अदर्स एम्परर्स की बात करें, अहमद शाह और आपके शाह आलम सेकंड, इनको बच्चे ब्लाइंड कर दिया गया था, अंधा बना दिया गया था, और ये किया था इन्हीं के नोबल्स ने, यानी कि इन्हीं के मंत्रियों ने। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं केस स्टडी पे आते हैं बच्चा, आपके एनसीईआरटी का ही केस स्टडी है, दैट इज नादिर शाह अटैक्स दिल्ली। ठीक है, तो ये बताता है कि किस लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ था जब नादिर शाह ने दिल्ली को इन्वेड किया, दिल्ली पे अटैक किया। जो उस जमाने के ऑब्जर्वर रहे हैं, जो जमाने के लोग रहे हैं, उन्होंने लिखा है इस बात को, चलिए एक बार पढ़ते हैं और जानते हैं किस लेवल का डिस्क्रिप्शन था। तो ये लिखते हैं बच्चों की करीब, अगर मुगल ट्रेजरी की बात करें, कितना लूटा था मुगलों से। ठीक है, मुगलों ने हमसे लूटा, नादिर शाह ने इनसे लूटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 60 लाख रुपए का वर्थ का और कुछ हजार गोल्ड कॉइन्स लूटे थे। ठीक है, 1 करोड़ वर्थ का गोल्ड का सामान लूटा था, 50 करोड़ वर्थ की ज्वेलरी लूटी थी। ठीक है, और आप मान सकते हो जो पीकॉक थ्रोन है, सो कॉल्ड द पीकॉक थ्रोन बच्चे, वो भी ये लूट के ले गए थे। तो दिस वाज द लेवल ऑफ प्लंडरिंग दैट नादिर शाह डिड। ठीक है, एक और अकाउंट इम्पैक्ट को डिनोट करता है कि जो मास्टर्स थे किसी जमाने में इस भारत वर्ष के, मुगल बन के बैठे थे, रूलर बन के बैठे थे, उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। एंड दोज हु हैड बीन रिवर्ड कुडंट इवन गेट क्विट वाटर टू क्वेंच दिस थर्स्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो आप ये सीख सकते हो बच्चे, जो वेल्दी थे वो अभी बेगर्स में टर्न हो गए थे, लोगों के पास कपड़े नहीं बचे थे, लोग होमलेस हो गए थे, मतलब इतना ज्यादा लूटा था दिल्ली शहर को, साथ ही साथ मुगल्स की वेल्थ को। सो दैट इज द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट नादिर शाह कॉज्ड इन द सिटी ऑफ दिल्ली, राइट। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों नाउ। सो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स डिस्कस दिस। तो आज पार्ट 1 में हम लोग क्रिस्प रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे चीजों को, पॉलिटिकल फॉर्मेशंस तक बात करेंगे, इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा, और अगले पार्ट में बस इस टॉपिक को खत्म करेंगे। खत्म करने के साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगर मैं बात करूं 18वीं शताब्दी में जो मुगल एम्पायर था, धीरे धीरे बहुत सारे आप कह सकते हो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, राइट। सारे के सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स को इन डिटेल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज बस एक बेसिक्स रखेंगे इसके बच्चों, सो दैट आपके माइंड में भी एक फॉर्मेशन बन जाए, क्या सर यहाँ तक पढ़ना है, और आपका टास्क है यहाँ तक आपको एनसीईआरटी अपनी बुक्स पढ़नी है, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, चलिए। तो पहले ऐसे स्टेट्स, मतलब जो पहले पुराने जमाने में मुगल का हिस्सा हुआ करते थे, जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे, पहले भी ये स्टेट्स जो है अपने आप में बहुत पावरफुल हुआ करते थे। हालांकि पावरफुल होने के साथ साथ ये लोग इंडिपेंडेंट थे अपने स्टेट्स के मैटर्स को डिसाइड करने के लिए। बस एक ही चीज थी कि ये लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट पे करते थे मुगल एम्परर को। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने फॉर्मल टाइज जो थे स्टार्टिंग में ब्रेक नहीं किए थे मुगल एम्पायर से। ऐसे स्टेट जो कि काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस एंजॉय करते थे, जैसे वतन जागीर, खासकर राजपूत स्टेट्स अगर हम बात करें, ठीक है, जिसमें बहुत सारे राजपूत स्टेट्स आते थे जिनको आप वतन जागीर भी कहते थे। तो बच्चे ऐसे एरियाज भी थे जो कि काफी इंडिपेंडेंस एंजॉय करते थे अंडर द मुगल रूल। ना अगर हम बात करें जो लास्ट ग्रुप था,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मराठास के अंडर आता था, सिख्स के अंदर आता था, या जाट्स के अंदर आता था बच्चों। सो दीज वर ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपना इंडिपेंडेंस है वो मुगलों से छीना था थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। मराठास ने कभी डोमिनेंस एक्सेप्ट नहीं किया, जाट्स की बात करें कभी डोमिनेंस एक्सेप्ट नहीं किया, सिक्स की बात करें कभी डोमिनेंस एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को छीना था, अपनी इंडिपेंडेंस को मांगा था। ग्रेजुअली बच्चे जो पहले वफादार हुआ करते थे ना, आप कह सकते हैं मुगल एम्परर्स के, वो भी धीरे धीरे करके लास्ट में आप देखोगे कि तब ही अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं, धीरे धीरे वो भी मुगल एम्पायर से अलग होना स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ हैदराबाद की स्टेट की, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बच्चों बंगाल के स्टेट की, बट इन द फर्दर क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक बच्चे हैं हमारे अबाउट द 18th सेंचुरी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो अपने को देखने को मिलते हैं इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। चलिए, अब इसी के साथ आ जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे, हमारे आज के सवाल पे। देखते हैं भाई आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल बहुत सिंपल है, स्टेट एनी टू रीजंस for the decline of मुगल्स, ठीक है। आपको कोई दो रीजंस बताने हैं जो कि मुगल्स के डिक्लाइन का कारण थे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसी के साथ आज के इस मजेदार वाले डिस्कशन को समाप्त किया जाए, एंड किया जाए। मैंने कहा था आपके लिए शॉर्ट रखूंगा, मजेदार रखूंगा। अगला लेक्चर जो है बच्चे थोड़ा सा आपको एक्सटेंड जरूर होगा, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, और साथ ही साथ बच्चों आपके एनसीईआरटी के सवाल भी करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए, तो इसी के साथ इजाजत ली जाए आपसे, मुलाकात करता हूं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट डिस्कशन जो हम लोग करते हैं यार। तब तक के लिए क्या करना है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, मजेदार रहना और जुड़े रहना किस पे, आपके प्यारे प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू के साथ। बाय बाय बच्चा पार्टी, दिस इज योर फ्रेंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।